1200 डल गया, 1200 आएगा। जी लाइव आ गए, स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं आप सबको वेलकम करता हूं आज के लाइव सेशन में। आज का लाइव सेशन में हम बात करेंगे पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर और वो उसके अंदर मौजूद फ्लॉस के ऊपर। और एक जो अभी मामला चल रहा है कि गवर्नमेंट ने एक फैसला किया कि कोरोना वायरस के जब केसेस सामने आए तो उन्होंने फैसला करते हुए स्कूल की छुट्टियों की तातीलात को बढ़ा दिया। और उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि वो छुट्टियां, उसके साथ साथ जो एजुकेशन सिस्टम के ऊपर उसका इम्पैक्ट आएगा। और जो एग्जामिनेशंस की डेट भी बढ़ा दी है मेट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट की, उसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सैयद तारिक शाह साहब, आप चेयरमैन है ऑल प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के। उसके साथ मौजूद है नासिर जैदी साहब, प्रेसिडेंट पाकिस्तान एकेडमिक कंसोर्टियम। हमारे साथ मौजूद है सिंध कैबिनेट के प्रेसिडेंट दीवान सनी और मेरे को होस्ट तला सलीम। मैं आप सबको वेलकम करता हूँ। थैंक यू तारिक शाह साहब, थैंक यू। मैं आपकी तरफ आता हूँ। पहले तो फरमाइएगा, ये जो फैसला किया गया गवर्नमेंट की तरफ से कि उन्होंने जो है वो पहले छुट्टियां एक्सटेंड, पहले उन्होंने छुट्टियों का एक फैसला किया, उसके बाद उन्होंने उस जो हॉलीडेज थी उसको एक्सटेंड कर दिया। तो वो क्या वजूहत थी जिसकी बुनियाद पर गवर्नमेंट को ये फैसला करना पड़ा? देखिए, वजूहत तो बिल्कुल क्लियर थी कि आज जो कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं उसका फिगर बहुत कम थे। लेकिन ये है कि ये एक्सपेक्टेशन थी कि अगर स्कूल खुले रहेंगे तो ये बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो सकता था, क्योंकि बच्चे एक क्लासरूम के अंदर 25 बच्चे 20 बच्चे बैठते हैं, तो और बच्चे इतनी एहतियाती तदाबीर ले भी नहीं सकते। तो इसलिए ये स्कूल्स को ऑफ किया गया ताकि ये बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई ना हो। और गवर्नमेंट ऑफ सिंध का फैसला बहुत अच्छा था और हमने इसको सपोर्ट भी किया, क्योंकि बच्चों की सेफ्टी सबसे पहले है। पढ़ाई तो इंशाल्लाह किसी तरह भी कंटिन्यू दोबारा हो जाएगी। अच्छा, तारिक शाह साहब, ये फरमाइएगा कि जो एक्सटेंशन ऑफ हॉलीडेज हुई है वो हमारे नए आने वाले एकेडमिक ईयर के ऊपर क्या इम्पैक्ट करेंगी? देखिए, बड़ा अच्छा फैसला हुआ। स्टीयरिंग कमेटी के अंदर मैं मौजूद था, तो हमारी यही सजेशन थी कि जो छुट्टियां दी जा रही हैं तो उसको फिर समर वेकेशंस की तरह ट्रीट कर लिया जाए, क्योंकि 2 से 3 महीने बहुत बड़ा टाइम होता है, एक लंबा टाइम होता है जिसमें हम बच्चों की एकेडमिक्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती। तो इसलिए ये किया गया कि समर वेकेशंस को पहले कर लिया जाए और जून जुलाई में इंशाल्लाह स्कूल दोबारा से रिज्यूम हो जाए, ताकि एकेडमिक्स पे ज़्यादा मसला आए। 1 महीने का लॉस तो हुआ है बच्चों का, लेकिन इंशाल्लाह बच्चों की जिंदगी हम बचा लेंगे तो कवर जल्दी जल्दी हो जाएगा। नासिर जैदी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। पहले तो फरमाइए, गवर्नमेंट का जो फैसला था छुट्टियां एक्सटेंड करने का, उसको आप किस हद तक सपोर्ट करते हैं? और फरमाइएगा ये छुट्टियां जो है वो किस हद तक हमारे स्टूडेंट्स को इफेक्ट करेंगी उनके नए आने वाले एकेडमिक ईयर के ऊपर? मेरे ख्याल है कि तारिक शाह साहब ने बड़ा अच्छा इसको एलैबोरेट किया है कि देखिए, वक्त की ज़रूरत थी और पूरी दुनिया के अंदर ये एक पैंडेमिक था, ग्लोबल इशू था और बहुत ज़्यादा बरवक्त फैसले लिए गए। स्टीयरिंग कमेटी के भी इजलास हुए, हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं बहुत टाइमली, बहुत प्रोएक्टिवली, बगैर किसी का इंतजार किए हुए कि बाकी स्कूलों में क्या हो रहा है। मेरे ख्याल है कि सिंध ने काफ़ी ज़्यादा आपके एक कदम आगे बढ़ाते हुए दूसरे प्रोविंसेस के लिए भी हम लोग मिसाल बने कि जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत जल्दी हुई है। तो मेरे ख्याल में कोई ऑप्शन नहीं था और आपने देखा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जहाँ जहाँ ये वायरस जाता गया और बच्चे क्योंकि हसास होते हैं तो उनका ख्याल रखना हम सबके ऊपर वाजिब है। तो सबसे पहले उसका इम्पैक्ट आया तालीमी इदारों के ऊपर और वो लॉकडाउन की तरफ चले गए। मेरे ख्याल में बहुत अच्छा डिसीजन था, बहुत टाइमली डिसीजन था। खुदा ना खास्ता अगर इसकी वजह से, इस कोरोना वायरस की वजह से हमने देखा कि कोई एक भी बच्चा किसी स्कूल में उसके ऊपर इसका इफेक्ट नहीं आया और वजह यही थी, जैसा कि तारिक ने बताया, कि बहुत टाइमली फैसले हुए, बहुत टाइम। अच्छा, नासिर जैदी साहब, ये फरमाइएगा कि जो एक्सटेंशन ऑफ हॉलीडेज हुई हैं ये कैसे हमारे नए आने वाले एकेडमिक ईयर को अफेक्ट कर सकती हैं? अच्छा, मैं चाहूंगा वासी कि अभी अगर आप बात कर रहे हैं मैट्रिक की और इंटरमीडिएट की, तो तारिक साहब ने इसको भी अभी क्लियर किया है कि ये जो वेकेशंस है 2 मंथ्स, ये जो पीरियड था 2 महीने का जिसमें कोरोना के इम्पैक्ट की वजह से आपको छुट्टियां दी गई बच्चों को, उसको स्टीयरिंग कमेटी ने कन्वर्ट कर दिया समर वेकेशंस में। तो हमें ये लगता है कि जो लॉस था उसको मिनिमाइज करने का ये बहुत एक अच्छा तरीका था, इससे अच्छा कोई तरीका हो नहीं सकता था। हाँ, ये अलग बात है कि अब एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि लोग कह रहे हैं कि जी खुदा ना खास्ता अगर जून में भी स्कूल नहीं खुले तो बिल्कुल, वो तो देखिए वक्त और हालात को देखते हुए जो कुछ सारी दुनिया में हो रहा होगा वही कुछ मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में भी होगा।
अच्छा, मैं आप दोनों क्योंकि आप प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन भी मौजूद है और ऑल प्राइवेट स्कूल ऑल पाकिस्तान एकेडमिक कंसोर्टियम भी मौजूद है, तो मैं आप दोनों से जानना चाहूँगा कि ये जो पूरा ड्यूरेशन है, इसके अंदर जो फ़ी चार्ज की जाएगी पेरेंट्स से, वो क्या परसेंटेज होगा और उसका क्या ब्रेक डाउन होगा? तारिक भाई मेरे ख्याल है देखिए, बेहतर। जी थैंक यू नासिर भाई। अच्छा, इसमें देखिए मैं बताऊं कि एक तो बड़ा अलमिया है कि जैसे छुट्टियां सबसे पहले दी गई, इसी तरह जो है वो फीस भी कम करने के लिए सबसे पहले स्कूलों को कहा गया। जबकि ये पेंडेमिक जो है, जो वबा है, ये हर एक को मुतासर कर रही है। तो इस तरह जितने भी जो कारोबार हैं, चाहे फूड सेक्टर को ले लें या और भी ले लें, तो वहां पर फीस को कम, उनके रेट्स को कम करने के लिए नहीं कहा गया। इवन हॉस्पिटल जो है वो अपने चार्जेस वैसे ही ले रहे हैं। लेकिन जहां बात स्कूल की आई, और सिर्फ स्कूल की आई, यूनिवर्सिटी की नहीं आई, कि फीस को कम करने के लिए कहा गया। तो जब कम करने के लिए कहा गया तो 20% रिडक्शन का ऑर्डर वैसे तो हमारे हिसाब से इलीगल था कि हमें किसी के भी रेट्स को मिनिमाइज नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी वॉलंटरली स्कूल्स ने इसको एग्री किया और 20% रिडक्शन करने के लिए सब स्कूल्स ने अनाउंस कर दिया, क्योंकि पेरेंट ऑब्वियसली परेशान है, तो हमें पेरेंट्स का साथ देना जरूरी है। तो फॉर द ओनली 2 मंथ्स, अप्रैल एंड मई, 20% रिडक्शन की जाएगी, मतलब 80% फीस ली जाएगी। और ये उनके लिए होगा जो उसी महीनों में पे करेंगे, मतलब अप्रैल की फीस अप्रैल में पे करेंगे और मई की फीस मई में पे करेंगे, जब भी ये डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। अगर कोई बाद में जाके पे करना चाहेगा तो ये डिस्काउंट एप्लीकेबल नहीं होगा, और ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने अपने नोटिफिकेशन में भी लिखा है। जी, नासिर रज़ा जद्दी साहब, आप भी फरमाइएगा इसके ऊपर पाकिस्तान एकेडमिक कंसोर्टियम का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जी बिल्कुल, 20% के ऊपर मेरा बिल्कुल वही व्यू है जो तारिक शाह साहब का व्यू है। और मैं फर्दर इसमें ऐड करना चाहूंगा कि पता है बहुत ज्यादा मुश्किल था इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन। और अभी भी हमारे अंदर जो स्कूल्स की फैटर्निटी है उसके अंदर एक बेचैनी पाई जाती है कि देखिए, जब भी हुकूमत किसी सेक्टर से कोई डिमांड करती है कि जी आप कोई कंसेशन दें, कोई डिस्काउंट दें, तो उसके साथ में एज अ हेल्पिंग हैंड कोई एड आती है, कोई सब्सिडी आती है। तो हम प्राइवेट स्कूल इस वक्त भी मुंतजिर हैं। हमने पीएससी के प्लेटफॉर्म से भी जो है वो एक चार्टर ऑफ डिमांड लिखा था इमरान खान साहब को। उस वक्त तो 20% की बात नहीं हो रही थी कि आप प्राइवेट सेक्टर को किसी किस्म की कोई रेमेडी प्रोवाइड करें, कोई इनकम टैक्स में, सोशल सिक्योरिटी में, ईओबीआई में, यानी कोई तो ऐसी फॉर्म हो जिसके अंदर स्कूल को आप फैसिलिटेट करें। तो फैसिलिटेशन तो किसी किस्म की हमें अनफॉर्चुनेटली नहीं मिली है, लेकिन इसके बावजूद जैसे अभी तारिक ने कहा कि वॉलंटरीली हमने जो है वो अपने तौर पे इसको लिया है। बड़ा मुश्किल डिसीजन है, क्योंकि देखें टीचर्स को सैलरी आपने पूरी देनी है, जो आपके रेंट्स हैं, जहाँ पे जो आपके प्रेमिसेस है, जहाँ पे आपके स्कूल रन हो रहे हैं, उनके रेंट्स आपने मुकम्मल तौर पे देने हैं। और रेवेन्यू जो है आपका, जो कि ऑलरेडी इस वक्त नहीं आ रहा, बहुत सारे लोग एज्यूम कर रहे हैं कि शायद जो स्कूल्स हैं वो 80% तो रिकवरी अपनी कर लेंगे, ठीक है ना, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, ग्राउंड रियलिटी, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अच्छा, मैं दीवान सनी आपकी तरफ आना चाहूँगा। पहले तो आप बताइएगा कि जो तारिक शाह साहब ने कहा कि स्कूल ने फैसला करा है कि हम 20% जो है वो फीस ऑफ कर देंगे, उसको आप कैसे, इस इकदाम को आप कैसे देखते हैं? और क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि जो स्कूल फ़ी के अंदर जो हम ऑफ किया गया है? आई थिंक बहुत अच्छा डिसीजन है इनका, क्योंकि इससे ये कि पेरेंट्स जो अप्रैल और मई की जो फीस होगी उसमें कि एटलीस्ट 20% उनके लिए ये कि थोड़ा सा डिपॉजिट उनका सेफ हो जाएगा, कि वो जून और जुलाई के मंथ्स की फीस जो 20% जो उनके बच रहे हैं यहाँ से, वहाँ पे वो 40% का यूज कर सकते हैं। तो उनका एक थोड़ा सा उनकी सैलरी के ऊपर जो है वो तब उनके घर के जो स्ट्रक्चर है उसमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे कि उनका फायदा हो जाएगा। एक ये चीज़ है, दूसरी ये चीज़ कि इनका इनको भी देखना पड़ता है, क्योंकि स्कूल वालों को भी, क्योंकि इनके यहाँ पे टीचर्स होते हैं, इनके यहाँ पे वर्किंग स्टाफ बहुत ज़्यादा है, वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वहाँ का रेंट है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये खुद अगर एक स्कूल का मालिक है, अगर वो वन मैन आर्मी है, उसके पास 50-60 का छोटी से छोटी स्कूल में 20+ एम्प्लॉयज होते हैं, और उनका अगर हम एक एक्सपेंडिचर निकालें तो इनको अपने घर से देने पड़ते हैं, ठीक है। मतलब जो उनको प्रॉफिट होता भी नहीं है, जो उनको उसके अलावा जो है अपने घर से वो पैसे देने पड़ते हैं। तो ये भी बड़ी नाइंसाफ़ी है, ठीक है। अगर इस चीज़ को हम देखा जाए ओवरऑल स्ट्रक्चर को, तो गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत जो है वो पेरेंट्स की सपोर्ट के लिए किया है,
बट प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के लिए या जो टीचर्स के लिए अभी तक ऐसा कोई खातिर का स्टेप नहीं लिया जो लेना चाहिए, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ कोई डिजिटल लर्निंग का इतना अच्छा वास्ट जो है वो सिस्टम नहीं है, और हमारे यहाँ पे जो टीचर्स हैं खासकर, वो भी बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। अगर स्कूल उनको अगर सपोज सैलरी पे नहीं करती तो वो भी फिर एक उनके पास भी एक गुर्बत की कंडीशन आ जाएगी, ठीक है ना। तो इस वक्त जो है कि स्कूल वालों को भी थोड़ा बहुत गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि इनको भी ऐसी सब्सिडी दी जाए जिससे ये लोग जो है अपने एम्प्लॉयज़ को सही तरीके से जो है वो सैलरी दे सकें, इजाफी भी सैलरी दे सकें, जिससे क्या है कि वो भी अपना गुजर बसर कर सकें। क्योंकि बहुत सारे, मैंने नासिर भाई के कुछ दिन नासिर भाई और फाद भाई का मैंने देखा था एक इंटरव्यू, तो उसमें वही बात कर रहे थे कि बहुत सारे टीचर्स के पास जो है लैपटॉप नहीं है, इंटरनेट कनेक्शंस नहीं है, तो वो किस तरीके से ऑनलाइन सिस्टम को परस्यू कर सकते हैं। तो मसला ये है कि उनके लिए भी अगर सपोज उसको अगर लैपटॉप खरीदना हो या किसी से बोरो करना हो रेंट पे, उसके लिए भी पैसे चाहिए होंगे। अगर वो अपनी सैलरी से वो पैसे दे देगा तो अपना वो घर कैसे चलाएगा। तो ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट को चाहिए एक 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 प्लान बनाए, जिससे ये हो कि वो जो एक अमाउंट फिक्स अमाउंट रखें स्कूल्स के लिए फॉर दिस 3 to 4 मंथ जो हमारा ये पैंडेमिक चल रहा है उसके हिसाब से। तो फिर उससे फैकल्टीज को क्योंकि देखिए यूनिवर्सिटीज को अपने पैमाने पे वो 6 मंथ्स की एडवांस फीस ले लेते हैं एक सेमेस्टर वाइज, तो यूनिवर्सिटीज का इशू नहीं है, इशू आता है कॉलेज और स्कूल्स का, क्योंकि स्कूल्स और कॉलेज के एक मंथली वाइज सिस्टम चल रहा होता है जिससे वो चेक एंड बैलेंस रखते हैं कि आज इस फैकल्टी को इतने पैसे मिल गए हैं तो नेक्स्ट मंथ उस फैकल्टी को अगेन उस हिसाब से सैलरी मिलेगी। अब 1-2 महीने से अगर स्कूल बंद हो जाएगी और वहां से रेवेन्यू जो है वो स्लोली आता जाएगा, क्योंकि कुछ पेरेंट्स जो है वो टाइम पे करते हैं, कुछ पेरेंट्स जो है वो जब उनकी फीस आती है तो वो फिर एक्स्ट्रा पैसे जो उनके लेट चार्जेस होते हैं उसमें पे करते हैं। तो अब मसला ये है कि बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो घर पे हैं और बहुत सारों की जॉब छूट गई है, बहुत सारों के क्राइसिस और आ गए हैं, क्योंकि कभी दुकानें बंद होती हैं, कभी क्या होता है तो राशन वगैरह उन्होंने एक्स्ट्रा खरीद लिया है तो कुछ पैसे वहाँ चले गए हैं। तो बहुत सारे इश्यूज हैं। आई थिंक मैं सईद तारिक शाह और नासिर जदी भाई का भी यही कहूँगा, इनके पॉइंट्स बहुत वैलिड हैं और आई थिंक गवर्नमेंट को इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा देखना चाहिए। एटलीस्ट स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ के जो स्कूल के मेम्बरान हैं, जो हेड हैं, उनको थोड़ा बहुत जो है वो फंड देना चाहिए जिससे वो टीचर्स और उनके जो स्टाफ हैं उनके ऊपर जो है वो एटलीस्ट उनकी जो है ना वो देखभाल कर सकें। अच्छा, जैसे नासिर भाई ने कहा, जैसे नासिर जदी साहब ने कहा कि और जो गवर्नमेंट है वो फैसिलिटेट नहीं कर रही, तो मेरा सवाल ये है कि तारिक शाह साहब, आप बीइंग द चेयरमैन ऑफ ऑल प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन, क्या मुतालबात हैं आपके गवर्नमेंट से कि वो जो इस ड्यूरेशन में जो आपके स्कूल्स हैं उसको कैसे अकोमोडेट करे या कैसे फैसिलिटेट कर सकती है? जी देखें, वासिफ इसके अंदर ये है कि जैसे नासिर भाई ने अपने चार्टर ऑफ डिमांड का जिक्र किया, बिल्कुल उनके पॉइंट्स को हम एंडोर्स करते हैं। और दूसरी चीज ये है कि देखें, हमने ये कहा है कि हमें कोई एडिशनल ग्रांट नहीं चाहिए, क्योंकि हम ये बात समझते हैं कि ग्रांट्स को हेल्थ सेक्टर की तरफ डाइवर्ट होना चाहिए जो वक्त की जरूरत है। और अभी इस वक्त पाकिस्तान को इस कोरोना से लड़ने के लिए हेल्थ सेक्टर में सारे बजट्स को जिसे कहना डाइवर्ट करना चाहिए। लेकिन जो बाकी सेक्टर्स हैं उनकी तरफ हमने बड़ा अच्छा एक सोल्यूशन दिया था कि हमें इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड किए जाए, ताकि स्कूल जो है वो अपने जो टेम्परेरी या इमीडिएटली जो एक्सपेंडिचर है उनको बेयर कर सके। और फिर जब स्कूल खुलेगा, फीस मिलनी शुरू होंगी, एरियर्स मिलने शुरू होंगे पेरेंट की तरफ से, तो हम वो इजी इंस्टॉलमेंट्स के अंदर लोन चुका देंगे। तो उससे गवर्नमेंट के पास से भी कोई एडिशनल ग्रांट यूज नहीं होगी और स्कूल या एजुकेशन सेक्टर का जो मामला है वो भी अपने नॉर्मल अंदाज में चलता रहेगा। लेकिन अभी जो स्टेट बैंक ने लोन्स के लिए अनाउंसमेंट की है, उसके अंदर अफसोस से कहना पड़ता है कि उन्होंने एजुकेशन सेक्टर के लिए उसमें कुछ भी नहीं रखा और कोई इंसेंटिव उसके अंदर एजुकेशन सेक्टर का नहीं है। तो हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील यही है, और अभी हमारा एक लेटर भी वहां जा रहा है और हमने पीटीआई के थ्रू अप्रोच की है कि इसमें स्टेट बैंक के अंदर स्पेशली जो लोन दिया गया है
उसके अंदर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को भी इंक्लूड किया जाए। मेरा जी एक नासिर जैदी साहब, सवाल अगर है। आप इस पॉइंट के एक सवाल है जी 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 प्लीज। जी, मेरा सैयद तारिक शाह साहब से ये सवाल है कि इनकी जो ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है, उसके अंदर कितने स्कूल्स लाई करते हैं इनकी मैनेजमेंट के अंदर? देखिए, अराउंड हमारे पास जो सिंध की एसोसिएशन है हमारी, तो उसके अंदर अराउंड 4,500 मेंबर्स हैं हमारे पूरे सिंध के अंदर। और क्योंकि 30 इयर्स हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं हमारी एसोसिएशन को। और सेकंड चीज ये है कि मैं खुद भी जो हूँ, नेशनल एजुकेशन काउंसिल पाकिस्तान है, जो कि फेडरेशन है सारी एसोसिएशन की पूरे पाकिस्तान की, उसका मैं जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। तो जो भी हम नुमाइंदगी करते हैं, तो पूरे प्राइवेट सेक्टर की, पूरे पाकिस्तान की करते हैं। अच्छा जी। आपने जिस तरह बताया कि अराउंड 5000 स्कूल आपकी मैनेजमेंट के अंडर लाई करते हैं पूरे पाकिस्तान से, तो आपका ये आपको नहीं लगता कि इस वक्त जो है डिफरेंट स्कूल्स जो हैं अलग अलग अपनी जो है ना राय इख्तियार करके बैठे हुए हैं? क्योंकि बहुत सारी जगहों से, जिस तरह आप लोगों ने जब ये पैंडेमिक सिचुएशन आई और लॉकडाउन का जब ये सिलसिला शुरू हुआ, तो बहुत सारे स्कूल्स जो है उन्होंने कह दिया था कि हम लोग अपनी जो क्लासेस जो हैं हम नहीं चलाएंगे और स्टूडेंट्स स्कूल्स मत आए। लेकिन वहाँ से बहुत सारे टीचर जो उन स्कूल्स में काम करते हैं, उनकी तरफ से मुझे पर्सनली भी ये कंप्लेंट्स मिली कि स्कूल्स के अंदर जो है टीचर्स स्टूडेंट्स नहीं आ रहे, लेकिन टीचर्स को बुलाया जा रहा है ताकि वो ये शो करवा सकें, देखें आपका बच्चा नहीं आया लेकिन हमारे टीचर्स स्कूल्स में अवेलेबल थे, तो इस तरीके के थ्रू दिस प्रोसेस वो जो है फीसेस उनसे चार्ज कर सकें पेरेंट्स से। नहीं, देखिए बिल्कुल गलत है ये। मैं आपको बताऊं, टीचर्स को बुलाया गया था, लेकिन देखिए एकदम से अगर एक स्कूल की एजुकेशन को स्टॉप कर दिया जाए, तो उसमें बहुत सारे मसाइल होते हैं। बहुत सारी बच्चों की कॉपीज हमारे पास मौजूद थी जो कि अनचेक थी। बहुत सारे टेस्ट स्कूल के अंदर हुए थे जो अनचेक थे। बहुत सारे स्कूल्स ने फौरन ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी थी, तो उनको टीचर्स को वहां मौजूद होना जरूरी था। बहुत सारे स्कूल ने स्टडी पैक बनाने शुरू कर दिए थे ताकि वो बच्चों को घर में असाइनमेंट देना शुरू कर दें। तो इन सब चीजों के लिए टीचर्स को बुलाना जरूरी था। लेकिन जब हमने ये देखा कि पेंडेमिक जो कोरोना का है वो बढ़ता चला गया और एकदम से केसेस बढ़ते चले गए कराची के अंदर स्पेशली, सिंध के अंदर स्पेशली, तो उस वक्त जो है ये हमने बोल्ड डिसीजन लिया कि हमने टीचर्स को घर से काम करने के लिए कहा। और फिर टीचर्स को घर पे बिठाकर और उनसे कम्युनिकेशन वाया टेलीफोन किया जाता था या इंटरनेट के थ्रू, और वो असाइनमेंट फिर भी हमने बनवाए और हमने दिए। तो ये बिल्कुल गलत है कि हमने इसमें एक गलत परसेप्शन लोगों का होता है कि स्कूल जो है वो सिर्फ फीस से मतलब रखता है। लेकिन एक तरह से मैं आपको बताऊं कि स्कूल बगैर फीस के चल भी नहीं सकता, क्योंकि कोई भी ग्रांट एड या सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलती। तो अगर पेरेंट फीस नहीं भरेंगे तो ये प्राइवेट सेक्टर खत्म हो जाएगा। जैसे हमने डिफरेंट प्रेस रिलीजेस भी जारी की कि पेरेंट फीस नहीं भर रहे और वो नहीं भरेंगे 3 महीने तक, अगर एक स्कूल बंद रहेगा, फीस नहीं आएगी, अखराजात पे करने पड़ेंगे, तो हमें डर ये था कि जून या जुलाई में जब भी स्कूल खुलेगा तो स्कूल बंद हो जाएंगे। तो एक बड़े गलत बात लगती है मुझे कि लोग फीस पे ज्यादा फोकस करते हैं स्कूलों के, जबकि फीस एक सोर्स ऑफ फंड है, वाहिद सोर्स ऑफ फंड है जो स्कूलों को चाहिए होता है। तो एक एक अब्रप्टली जो स्कूल इंतजाम कर सका, टीचर्स को बुला के वो करने पड़े और किए भी स्कूलों ने, तो उसके बाद फिर हमने स्कूलों टीचर्स को वापस अपने घर भेज दिया। जी, सॉरी टू से तारिक शाह साहब, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा सिचुएशंस ऐसी आती रही हैं जब स्कूल्स की जानिब से वालिदैन जो है बहुत मेंटली टॉर्चर भी हुए हैं। तो ये एक परसेप्शन ज़ाहिर सी बात है बना दिया गया है लोगों की जानिब से, क्योंकि बहुत सारी कंप्लेंट्स आती रहती हैं रोज़मर्रा की। अगर आप देखें किसी वालिदैन बोल रहे होते हैं कि हमें जो है रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि किसी भी स्कूल की जो बुक्स हैं वो उन्हीं की टच शॉप से मिलेंगी, यूनिफॉर्म्स हैं उनकी टच शॉप से मिलेंगी। तो ये ज़ाहिर सी बात है, इतनी सारी चीज़ें जब इतना बर्डन एक बंदे पे डाल दिया जाएगा, तो ये जो है ख्याल जो है ना फिर जन्म लेता है कि स्कूल्स जो हैं वो बेसिकली एक माफिया के तौर पे काम कर रहे हैं इस मुल्क में, और पैसा बटोरने की जो है ना मतलब एक समझ लें एक जरिया है लोगों से। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक चुपता हुआ आपने जुमला बोल दिया जो हमें बहुत दिल पे लगता है। वो कि हमें माफिया से जो है ना वो एक एफिलिएट कर दिया जाता है। तो बात सारी ये है कि अगर एक पेरेंट है,
उसको एक स्कूल से शिकायत है, तो वो शिकायत फिर एक स्कूल तक ही रखे ना। एक जनरल परसेप्शन क्यों बना लेता है कि सारे स्कूल यही कर रहे हैं? देखिए, मैं मानता हूं कि कुछ स्कूल गलत कर रहे होते हैं और वो ज्यादा प्रेशर डाल रहे होते हैं पेरेंट्स के ऊपर, लेकिन फिर उन्हीं स्कूल को नाम से मुखातिब करके सोशल मीडिया पे कहा जाए ताकि वो रेक्टिफिकेशन की जाए उस सेक्टर में। उस स्कूल को, उस स्कूल, दूसरा स्कूल वाला भी फिर बुरा जाने। लेकिन अगर एक पेरेंट एक स्कूल में जा रहा है, उसको वहां गलत नजर आ रहा है, तो फिर वो सारे स्कूलों को दोषवार करार दे दे, तो गलत बात है। ये उसी तरह है कि अगर मैं आपको कुछ कहूं तो आप ये कह दें कि पूरा पाकिस्तान की आवाम जो है वो इसी तरह के तासुरात रखती है, तो ये तो गलत बात हो जाती है ना। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, मैं अब नासिर ज़ैदी साहब की तरफ जाना चाहूँगा और उनसे ये पूछना चाहूँगा कि सर देखें, पाकिस्तान के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है और लिटरेसी रेट को अगर देखा जाए तो निहायत ही कम है, जिसकी वजह से ज़ाहिर-सी बात है, अभी जो हमें पैंडेमिक सिचुएशन से गुज़रना पड़ रहा है, तो लोगों के अंदर इतना शऊर ही नहीं है। बाहर ये होता है कि अगर एक न्यूज़ के ऊपर कोई एक चीज़ चलाई जाती है, तो लोग उसके ऊपर अमल पैरा हो जाते हैं एज़ सून एज़ कि वो न्यूज़ वो लोग देखते हैं। लेकिन यहाँ पर लोगों को पकड़-पकड़ के समझाना पड़ रहा है कि यार ये चीज़ आपके लिए गलत है, ये चीज़ आपके लिए सही है। तो आपको ये नहीं लगता कि ये सबसे बड़ा जो इसका ड्रॉबैक है आपके एजुकेशन सिस्टम की वजह से आया है? और गवर्नमेंट्स ने मतलब पिछली गवर्नमेंट्स ने, किसी भी गवर्नमेंट ने करिकुलम डेवलपमेंट के ऊपर कोई जो है एक स्टेप नहीं लिया, जिसकी वजह से सारी चीज़ें आपको देखने में मिलती हैं। तलहा, बहुत अच्छे आपके सवालात हैं और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि यूथ पार्लियामेंटेरियंस ईमान सनी मौजूद हैं, आप हैं, वासिफ हैं। बड़े अच्छे आप लोगों ने सवालात प्रिपेयर किए हैं, फार अबव माय एक्सपेक्टेशंस। पहले तो देखिए, हम एक बात क्लियर करते हैं कि प्राइवेट स्कूल का जो आपने डिस्कशन किया तारिक भाई से, कि हम किसका रोल अदा कर रहे हैं, ये किसकी जिम्मेदारी है जिसको प्राइवेट स्कूल पूरा कर रहे हैं। इन मौजूदात पे भी आप टॉक शोज रखें, बेशक मुझे ना बुलाएं, तारिक साहब को ना बुलाएं, किसी एसोसिएशन को, किसी को ना बुलाएं, स्कूल वाले को, पेरेंट्स को बुलाइए, डिफरेंट लोगों को बुलाइए डिफरेंट बैकग्राउंड से। स्कूल्स बेसिकली गवर्नमेंट का रोल अदा कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में 22.8 मिलियन बच्चा आउट ऑफ स्कूल है। आप गूगल करके देख लीजिए, गवर्नमेंट का अपना रिकॉर्ड ये कह रहा है। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि जो प्राइवेट स्कूल्स का रोल है, वो अगर आप एक लम्हे के लिए इमेजिन करें कि पाकिस्तान में कोई एक प्राइवेट स्कूल नहीं है, एक लम्हे के लिए आप सोचिए, तो एजुकेशन का क्या स्टैंडर्ड आपको पाकिस्तान में नजर आता है, कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपको नजर आती है। पहले तो आप ये बात तय कर लें। उसके बाद आपके सवाल का जो हिस्सा है दूसरा, कि जी इस वक्त लोग केयर नहीं कर रहे, इस वक्त लोग प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं ले रहे, उसकी अल्टीमेट वजह सिर्फ यही है कि उनमें ओवरऑल शऊर का फुकदान है। ठीक है ना, शऊर आता है बेहतर तालीम से। अच्छा, बेहतर तालीम मैं आपको बताऊं, जब तक मसलों की बहुत सारी बातें ऐसी होती है कि हम लोग अवॉइड करते हैं ऑन स्क्रीन आना, ये जी ऑन स्क्रीन आके नहीं करते, लेकिन मैं बहरहाल आज थोड़े से शायद मुख्तलिफ मूड में, तो मुझे कहना पड़ रहा है कि आप लोगों को चाहिए, यूथ पार्लियामेंट को चाहिए कि एक कैंपेन शुरू करे अवेयरनेस के लिए, जिसमें गवर्नमेंट से डिमांड की जाए, रोड पे प्लेकार्ड लेके डिमांड की जाए कि जी क्यों आप हमें एजुकेशन देने में नाकाम है, क्यों हमारी जो कौम है वो तालीम से महरूम है। हम लोग, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 25 ये कहता है कि जी पाकिस्तान में हर बच्चे को एजुकेशन देना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अच्छा, वो चीज जो हमको मिलनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, एक नेचुरल डिमांड हमारी, वो मैं देखता हूँ कि मैं तो इतना बड़ा हो गया हूँ, इतनी मेरी उम्र हो गई है, कभी कोई एहतजाज होते हुए मैंने तो शायद नहीं देखा। ठीक है ना, तो इसके ऊपर भी आप लोग थोड़ा सा काम करें, इसके ऊपर थोड़ा सा काम करें। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान को एक बेहतर मुस्तकबिल दें, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के ऊपर जाए, प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करे, आप उनको एम्यूनिटी लैंड्स दें, आप उनको कंसेशंस दें, ग्रांट्स दें। और एक देखिए, एक इसमें कोई रिफ्ट नहीं होनी चाहिए आपस में, ठीक है ना, एक ऐसा यूनिटी का माहौल हो कि जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर की जो स्ट्रेंथ्स हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को अपने साथ ऑन बोर्ड ले, हमारी स्ट्रेंथ भी मल्टीप्लाई होंगी, और गवर्नमेंट को हम चाहेंगे कि सपोर्ट करें अपनी एक्सपर्टीज से। ठीक है ना, ये जो एक माहौल हम देखते हैं कि जी एक अजीब और गरीब, देखिए ना, जब भी प्राइवेट स्कूल का वर्ड आता है, जब मीडिया पे बात हो रही होती है, तो ऐसा लगता है कि हर आदमी को एक नेगेटिव टॉपिक मिल गया है बात करने का, एक कोई पॉपुलर आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, इससे हमें तनहा, आप जैसे जो लोग हैं, इतनी पढ़ी लिखी यूथ है, आप लोगों को चाहिए कि सोसाइटी का नैरेटिव चेंज करने में हमारी मदद करें। इसलिए नहीं कि उससे हमारे स्कूल से कोई फायदा हो जाएगा, बल्कि इसलिए कि हमें अपनी कौम को बेहतर तालीम दें।
बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की और मैं अपने नाज़रीन को ये भी बताना चाहूँगा कि हमने जब भी किसी अवेयरनेस सेशन या किसी भी प्रोग्राम का इनेकाद करना चाहे, तो आप लोग ही वो लोग हैं जिन्होंने हमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है, यूथ पार्लियामेंट को सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है और पहले भी किया है और अब भी करते आ रहे हैं। तो नासिर भाई, मैं आपसे बस ये भी सवाल करना चाहूँगा कि जिस तरह आपने देखा कि हम जिस तरह पढ़े हैं, व्हेन आई वाज़ इन 9th क्लास, तो मैंने उस वक़्त पढ़ा कि कंप्यूटर की बुक में कि फ्लॉपी डिस्क और सीडी रोम और ये सब, और एज सून एज आई पास्ड आउट और मैं जब 2014 के अंदर आया तो उस वक्त ऐसा था कि स्मार्टफोन्स का एकदम से रुझान आ गया पाकिस्तान के अंदर और वाईफाई और ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स में बहुत ज़्यादा जो है ना लोग आना शुरू हो गए। तो हमने अपने बुक्स में पढ़ा, वाईफाई नहीं पढ़ा। हमने अपनी बुक्स के अंदर जो है आईटी नहीं पढ़ा, हमने अपनी बुक्स के अंदर स्मार्टफोन्स नहीं पढ़े। तो आपको ये नहीं लगता कि ये चीज़ करिकुलम के अंदर लाना बहुत इंपॉर्टेंट है? जस्ट लाइक के पाकिस्तान स्टडीज़ की अगर आप बुक उठाएं तो आज तक हम एम आलम को याद करते हैं, भाई अभी तो हसन सिद्दीकी भी आ गया है ना। इतने सारी डेवलपमेंट्स हो गई हैं पूरी दुनिया के अंदर, तो इन चीज़ों को भी जो है ना अपने करिकुलम में हम लोगों को इंक्लूड करना चाहिए। और पाकिस्तान एकेडमिक कंसोर्शियम इस हवाले से क्या लाए अमल रखता है? देखिए, मेरा ख्याल है कि देखिए करिकुलम की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में इस वक्त करिकुलम चेंज के ऊपर काम हो रहा है, करिकुलम रिवाइज हो रहे हैं। मेरा ख्याल है कि जो आपकी अंडर मैट्रिकुलेट जो कंप्यूटर की बुक है उसको भी चेंज किया जा रहा है और चीजें जो है वो थोड़ी सी बेहतर होंगी। देखिए, जहाँ बेहतर काम हो रहा है ना, हम प्राइवेट सेक्टर उसको हमेशा अप्रिशिएट करता है क्योंकि हम लोग चीजों को बहुत पॉजिटिवली देखते हैं। जहां तक आपने बात की करिकुलम की, तो हमने ये देखा कि जब से इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई, शफकत महमूद साहब ने फेडरल एजुकेशन मिनिस्ट्री को संभाला, बहुत बेहतर लोग हैं। मैं आपको बताऊं, ऑनेस्ट लोग हैं। कम से कम देखिए, एक लीडर की पहली चीज ये होती है कि उसकी ऑनेस्टी होनी चाहिए उसके अंदर। तो अब बात हो रही है सिर्फ नेशनल करिकुलम की। अगर पाकिस्तान जो है वो नेशनल करिकुलम को एक जैसे पेज पे लेके आने में कामयाब हो गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर पाकिस्तान में एजुकेशन रिफॉर्म भी आ सकेंगे। उसके बाद जो एक हमारे यहाँ तबकाती निजाम है, जो क्लास सिस्टम है एजुकेशन का, उसमें भी मेरे ख्याल है कि किसी हद तक हमें सपोर्ट मिलेगी। और अगर अभी की आप बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, ऑनलाइन लर्निंग की बात करें, तो मैं चाहूंगा कि जवाब में इस चीज को ऐड करूं कि हमारी जो यूथ है या वो लोग जो इस वक्त मैट्रिक पास हो रहे हैं या इंटरमीडिएट में है, ओ लेवल्स करके निकल रहे हैं, उनको तो इस चीज का बहरहाल किसी हद तक अब तक अंदाजा हो गया होगा। लॉकडाउन आपके सामने एक जिंदा मिसाल है कि ऑनलाइन लर्निंग जो है वो आगे चल के, बल्कि अभी ही आप बात कर लें कि अब वो मैंडेटरी हो गया। ठीक है ना, हम पाकिस्तानियों को थोड़ी सी आदत है, जब कोई चीज पड़ जाती है हमारे ऊपर तो फिर हम उसको ज्यादा जल्दी से अडॉप्ट कर लेते हैं। ऑनलाइन लर्निंग जो है वो कोई ऑप्शन नहीं है, ना टीचर्स के लिए कोई ऑप्शन है, ना स्कूल मैनेजमेंट के लिए कोई ऑप्शन है, ना स्टूडेंट के लिए कोई ऑप्शन है। हम सबको इन छुट्टियों का फायदा उठाना है, अपनी जो डिजिटल लर्निंग है उसको थोड़ा सा बढ़ाना है, अपनी जो नॉलेज है, एक्विजिशन है, स्किल्स को हमें डेवलप करना है। और अब जब इंशाल्लाह कोरोना वेकेशंस के बाद जब हम देखेंगे तालीमी इदारे दोबारा खुलेंगे, तो कैनवस थोड़ा सा चेंज हुआ होगा, एनवायरमेंट थोड़ा सा चेंज होगा। अब जब लोग इंटरव्यूज करने के लिए जाएंगे, खासतौर पर बात कर रहा हूँ एजुकेशनल फेटर्निटी की, तो टीचर से पूछा जाएगा कि आपकी डिजिटल नो हाउ कितनी है। आपने इन वेकेशंस, अगर आपको पहले से आपने कोई प्रोग्राम नहीं किया हुआ था, अब आपके पास ये मौका है। बहुत सारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल है, ऑनलाइन डिजिटल अवेलेबल है। हम सबको अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना है और ऑनलाइन लर्निंग के ऊपर भी फोकस करना है। नासिर जैदी साहब, आपने डिजिटलाइज एजुकेशन के ऊपर बात करी। मेरा नेक्स्ट सवाल यही था कि अभी तक हम डिजिटलाइज एजुकेशन को एक्सेप्ट करने की इस सिचुएशन में नहीं है, तो क्या वजह है कि अभी तक हम पाकिस्तान एक डिजिटल कंट्री बनने जा रहा है लेकिन हमारी एजुकेशन सिस्टम जो है, ये एजुकेशन का जो प्रोसेस है वो अभी तक इतना डिजिटलाइज हुआ नहीं है। जबकि अगर मैं छोटे स्कूलों की बात करूं तो उसमें तो डिजिटल एजुकेशन के ऊपर अगर आप कहें बात करें तो शायद वो इतने फेमिलियर नहीं है। लेकिन अगर हम बड़े एजुकेशन सेक्टर के अंदर ही बात कर लें, बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी बात कर लें, तो अभी भी वो डिजिटल एजुकेशन को, डिजिटलाइज एजुकेशन को एक्सेप्ट करने के लिए अभी वो तैयार नहीं है और वो उस पर अमल नहीं कर पा रहे। और जिसकी जिंदा मिसाल ये है कि अभी जो इस कोरोना की वजह से ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो मैं समझता हूँ भारत इसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से बात कर पाएगा कि वो इतनी ज्यादा इफेक्टिव हमारी क्लासेस नहीं हो रही डिजिटल। अच्छा, यहाँ पे वासिफ मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि एक तो देखिए, ये जो वेकेशंस अभी आई हैं थोड़ी सी अनप्रेसिडेंटेड थी। पाकिस्तान भी डिजिटल लर्निंग की तरफ जा रहा था। हमने देखा था कि दिसंबर 2019 में इमरान खान साहब ने लॉन्च किया था डिजिटल पाकिस्तान के इनिशिएटिव,
उसके अंदर तानिया एदरुल साहिबा को उन्होंने उसका हेड बनाया, बात की थी, उन्होंने 4 पॉइंट्स का एक एजेंडा दिया था कि हम डिजिटल लर्निंग की तरफ जाएंगे, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करेंगे, कनेक्टिविटी और एक्सेस के ऊपर काम करेंगे। इसके अंदर कुछ प्राइवेट सेलुलर फोन कंपनीज भी उन्होंने ऑन बोर्ड ली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कोरोना की वेकेशन आ गई है। एक तो वास्तव में आपको बताऊं कि ऑनलाइन लर्निंग को जितना मुश्किल मैंने, क्योंकि हम भी एक ऐसा स्कूल रन करते हैं कि जिसके अंदर 5000 से बिलो वाले जो कैटेगरी है उसको कैटर करते हैं, हमें भी शायद ऐसा लगता था, एक मिसपरसेप्शन था कि ऑनलाइन लर्निंग बहुत मुश्किल है। लेकिन जब हमारे ऊपर ये चीज पड़ गई और हमें मजबूरन इसको करना पड़ा, तो मैं आपको बताऊं हमने ये देखा कि शायद ऑनलाइन लर्निंग इतना मुश्किल नहीं था जितना हमने सोचा हुआ था, बल्कि अगर आप कंपेयर करें इसका कंटेम्पररी लर्निंग से या क्लासरूम लर्निंग से, इसकी तो कॉस्ट बहुत कम है। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि अगर आप जूम की बात करें या इस वक्त हम लोग स्ट्रीमयार्ड पे एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। आप ना देखिए, ऑनलाइन लर्निंग को रिप्लेस नहीं कर सकते कभी भी फिजिकल लर्निंग से, कंप्लीटली रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, ये लर्निंग का एक हिस्सा जरूर हो सकता है, सर्टेन फ्रैगमेंट जरूर कवर कर सकता है, लेकिन कंप्लीटली रिप्लेस नहीं हो सकता। ठीक है ना, क्योंकि टू वे कम्युनिकेशन प्रॉपरली जरूरी है। अगर इतना ही आसान होता तो मेरा ख्याल है जो आपकी डेवलप कंट्रीज हैं इस वक्त, अगर आप सर्च करें, ब्राउज करें, तो साउथ कोरिया है, यूएसए है, चाइना है, ये 3 ममालिक हैं जो डिजिटल लर्निंग के ऊपर बहुत ज्यादा आगे जा चुके हैं। ठीक है ना, लेकिन पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो भारत डेवलपिंग नेशन है। अब गवर्नमेंट से भी हम ये नहीं कहते कि जी बहुत कुछ करें, लेकिन अगर एजुकेशन की बात हो रही है तो ऑनलाइन लर्निंग के ऊपर भी भारत, रियासत की जो ताकत है वासिफ, उसको हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। ठीक है ना, गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट के साथ हमेशा रिसीविंग एंड के ऊपर रहता है। अगर गवर्नमेंट अपनी आने वाली पॉलिसीज में ऑनलाइन लर्निंग को करिकुलम का हिस्सा बनाएगी तो ये बहुत ज्यादा बेहतर होगा। और अगर गवर्नमेंट खुदा ना खास्ता नहीं भी करती तो शायद तारिक इस बात को कंटिन्यू करें कि प्राइवेट सेक्टर तो अपने तौर पे कोशिश कर रहा है। ठीक है ना, अपने तौर पे लगे हुए हैं सब लोग। बल्कि मेरे ख्याल है कि तारिक यहाँ पे ऐड करेंगे कि पिछले दिनों उन्होंने जिक्र किया था कि ये लोग भी एक पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं, अचानक से ये कोरोना की वेकेशन आ गई है, इसके हवाले से तारिक आपको बताएंगे। उन्होंने बहुत सारी आईटी कंपनीज को अपने साथ एंगेज किया है। जी तारिक शाह साहब, मैं आपकी तरफ डिजिटलाइज एजुकेशन की तरफ के हवाले से सवाल पूछना चाहूँगा कि हम इस वक्त इस सिचुएशन में क्यों नहीं है कि हम डिजिटलाइज एजुकेशन को एक्सेप्ट कर सकें। देखिए, वही वाली बात कि जब तक हमारे मुल्क में कोई इमरजेंसी नहीं आती, हम उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते। चाहे आप जितने भी लोगों को गाइड करते रहें, अवेयरनेस देते रहें, तो हमारे मुल्क के अंदर लोग उसको अडॉप्ट नहीं करते। एक 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 कल हकीकत है। लेकिन एक बात ये है कि इससे ज़रूर हमारी एजुकेशन सेक्टर में इम्प्रूवमेंट आएगी, क्योंकि डिजिटल होने से हमारी बहुत सारी चीज़ों पे एक एक एडवांटेजेस भी हैं। और अभी जो आपको नज़र आ रहा है कि डिजिटलाइज़ होने में मुश्किलात आ रही है, उसके लिए बहुत साफ सी चीजें हैं कि हम तो बेसिक नीड्स की तरफ जा रहे हैं कि हमारे अच्छा इंटरनेट नहीं है लोगों के पास, और अच्छे डिवाइसेस नहीं है कि वो उसमें बैठ के पढ़ सकें। लैपटॉप ऑलमोस्ट या कंप्यूटर घरों से खत्म हो चुका है। अब लोग स्मार्टफोन के ऊपर ही चलते हैं। तो जब स्मार्टफोन होता है तो ऑनलाइन क्लासेस स्मार्टफोन में तो हो नहीं सकती। और इस लॉकडाउन की वजह से अगर कोई एडवांसमेंट करना भी चाह रहा है तो वो एडवांसमेंट कर नहीं पा रहा, क्योंकि सब शॉप्स और सारी दुकानें बंद हैं। तो एक चीज ये अच्छी है कि लोग एफर्ट कर रहे हैं। मैं इस बात को जरूर इंडोर्स करना चाहूंगा कि टीचर्स हो गए, स्कूल हो गए और इवन बच्चे हो गए, वो आगे बढ़ चढ़ के ई लर्निंग को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है, और मैं बताऊं ये फर्स्ट स्टेप है। और वही वाली बात जैसे नासिर भाई ने कहा कि जब स्कूल खुलेंगे तो एक नया दौर नजर आएगा, और वो दौर यही होगा कि ई लर्निंग की तरफ ज्यादातर लोग जा रहे होंगे। दूसरी चीज ये है कि जैसे यहाँ पे रेफर किया गया कि हम एक एजुकेशन आईटी हब, हमने उसका एक अनाउंसमेंट किया था, और उसके अंदर इमरजेंसी की सूरत में लोगों को ये नहीं पता कि एग्जिस्टिंग आईटी कंपनीज कौन सी काम कर रही हैं, और अगर कोई ढूंढना भी चाह रहा है तो उसको मिल नहीं रही। तो इस हब को ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के अंदर हम इसको लॉन्च करने जा रहे हैं। चाहे पेरेंट हो, स्टूडेंट हो या स्कूल ओनर हो, उसको एक जगह पर सारी ऐसी सोल्यूशन मिल जाएंगे जहां पर वो जाकर पढ़ सकता है। और नेक्स्ट वीक हमारी एसोसिएशन ने एक अपना एक पोर्टल जरूर बना लिया है, और वो भी हम लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसके अंदर बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग की तरफ लेकर आया जाएगा, और जो कि विदाउट टीचर होगा। और एक नया कॉन्सेप्ट हम लेकर आ रहे हैं, जो कि इंशाल्लाह अगर आप मौका देंगे नेक्स्ट वीक तो हम उसको आपके प्रोग्राम के तवज्जो से भी लोगों तक पहुंचाएंगे।
तो वो आप सब देखेगा कि, और वही वाली बात कि हर कोई अपने एंड पर कोई ना कोई एफर्ट कर रहा है, और कलेक्टिव एफर्ट जब तक होंगी जब ही जाकर हम डिजिटल पाकिस्तान की तरफ जा सकेंगे। और मैं इस बात को जरूर इंडोर्स करना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो अच्छा स्टेप लिया कि एक उन्होंने पीटीवी टीवी लॉन्च कर दिया, जिसके अंदर वो बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, सिखा रहे हैं, एक एफर्ट है। और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने भी जो है वो अपना पोर्टल लॉन्च कर दिया है, जिसके अंदर वो बच्चों को ऑनलाइन लेक्चर सिखा रहे हैं। तो एफर्ट स्टार्ट हुई है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर जो है ये आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव जो एस्पेक्ट्स है वो इसके नजर आएंगे। अच्छा, मैं पारस आपकी तरफ आना चाहूँगा। फरमाइएगा, बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ यूथ एक्टिविस्ट, आप क्या समझते हैं कि अभी तक पाकिस्तान डिजिटल एजुकेशन की तरफ किस हद तक पहुंच चुका है? और आपका भी, क्योंकि आप भी जो है वो अभी ऑनलाइन क्लासेस में कंडक्ट कर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो उसके अंदर आप क्या समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं स्टूडेंट को, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं, और हम कितना मॉडर्नाइज हो चुके हैं, कितना डिजिटलाइज हो चुके हैं हमारी एजुकेशन? देखिए, डिजिटल लर्निंग सिस्टम जो है वो इम्प्रूवमेंट आ रही है डे बाय डे, क्योंकि हम लोग इससे जो है वो क्या कहते हैं, अपने रूटीन में जो है इसको यूज़ नहीं करते, क्योंकि हमारे पास डिजिटल लर्निंग सिस्टम अभी तक कॉलेज और स्कूल्स में इस हद तक नहीं आया था। बट यूनिवर्सिटी लेवल में थोड़ा बहुत था, क्योंकि वहाँ पे जब आप प्रोग्रामिंग की क्लासेस ले रहे होते हो या डिफरेंट क्लासेस जो ले रहे होते हो, तो उसकी क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स और ये डिफरेंट तरीके के जो टूल्स वगैरह यूज़ करते थे, क्योंकि फॉर कि वो बच्चे जो है अपने घर जाके उसको रिकॉर्डिंग को देखें और समझें वापसी। तो कुछ हद तक जो है डिजिटल लर्निंग सिस्टम पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ था, और राइट नाउ हमें बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब मैं खुद एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, तो मैं देखता हूँ कि हमने जो मैट्रिक में फर्स्ट या सेकेंड ईयर में जो कंटेंट पढ़ा है, वो हमारे बाप दादाओं ने भी वही कंटेंट पढ़ा है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इस वक्त जो दुनिया के बहुत सारे ममालिक जो हैं वो बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं, मॉडर्नाइज हो चुके हैं। राइट नाउ जो सिचुएशन है कि हमें इस वक्त जो एक स्टेप लेना है कि अगर कोविड-19 जो आया है, इसकी वजह से जो है हम लोग डिजिटल लर्निंग सिस्टम के ऊपर रिलाय कर रहे हैं। अगर ये पहले आ चुका होता, तो हमारे जो ये अभी 1 महीना जो डिस्टर्बेंस हुई है कि हम लोग जो है वो क्लासेस का इशू आ रहा है कि बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, ये इशू आ गया। अगर ये डिजिटल लर्निंग सिस्टम पहले आ चुका होता पाकिस्तान में, तो इस वक्त ना ये फीस का इशू आता, ना ये जो है वो पेरेंट्स को ये इशू आता कि बच्चों को कैसे संभाला जाए घर पे और उनका टाइम ज़ाया हो रहा है, अगर ये सिस्टम पहले आता। बट कोई मसला नहीं, बट देर आए दुरुस्त आए। अगर विद इन फ्यू डेज में अगर इसको लॉन्च किया जाता है और आफ्टर दिस कोविड-19 इसको कंटिन्यू किया जाता है, तो आई थिंक हम जो है वो बहुत अच्छा जो है पाकिस्तान के लिए बेटरमेंट के लिए बड़ा अच्छा काम होगा, क्योंकि इससे क्या है, स्टूडेंट्स को जो है वो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि आप जो है ना एक हमारे 9 मैट्रिक फर्स्ट सेकेंड ईयर में रटा रटाया सिस्टम लगा हुआ है, रटाफिकेशन का बड़ा कॉन्सेप्ट आया हुआ है। जब आप डिजिटल लर्निंग सिस्टम को आप क्या कहते हैं डिप्लॉय करेंगे स्कूल्स और कॉलेजेस में, तो आप देखेंगे कि जो हमारे जो ये चीटिंग सिस्टम होता है ना इंटीरियर में, और यहाँ पे ये सब खत्म हो जाएगा। यहाँ पे जब मॉडर्नाइज चीज़ें आ जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली वो स्टूडेंट जो पढ़ने में होशियार हैं, जो पढ़ने में अच्छे हैं, वो ऑटोमेटिकली उनके ग्रेड्स पे भी जो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जो चीटिंग करते हैं सो कॉल्ड, उनकी जो है हमारे पास रिजल्ट भी आ जाएगा, कौन जो है वो सही पढ़ रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो डिजिटल लर्निंग सिस्टम इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर राइट नाउ, क्योंकि आपको ये बताया चलूँ कि हमारे पास एक इशू ये है नासिर भाई और तारिक भाई, कि हम लोगों को कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर से प्रोग्रामिंग हो गई, या इस तरह के कंप्यूटर की जो शॉर्ट कोर्सेज हैं, वो क्लास 5, 6, 7, 8 के बच्चों को एटलीस्ट एक सब्जेक्ट उनका होना चाहिए, जिससे एटलीस्ट वो जो है अपनी स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर काम कर सकें। इशू ये है कि 9 मैट्रिक में 2 ऑप्शन आते हैं आपके पास 9 में, कि या बायोलॉजी लें आप या कंप्यूटर साइंस लें, और इंटीरियर में क्या है कि सिर्फ बायोलॉजी है, नो कंप्यूटर साइंस। तो इशू ये है कि और कंप्यूटर साइंस भी वो जिसमें वो डिस्क की डेफिनेशन सीडीज जो कि 10-15 साल पहले खत्म हो चुके हैं। मतलब अब आजकल के ज़माने में रैम रोम का कॉन्सेप्ट से भी ऊपर की चीज़ें आ चुकी हैं। बट मसला ये है कि हम वो रैम रोम के रेफरेंसेस क्लासीफाई कर रहे हैं, मतलब इस तरीके से चीज़ें कर रहे हैं जिस तरीके से अब आजकल के लोग इसे
रोबोटिक जो आजकल सिस्टम चल रहा है, अमेरिका हो गया या यूके हो गया, वहाँ पे क्लास 5-6 से बच्चे छोटा छोटा रोबोट बना रहे हैं और उससे जो है वो अपनी स्किल्स को यूटिलाइज कर रहे हैं। और हमारे क्या है, जो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन के बाद भी नहीं कर सकता, हमारे यहाँ मसाइल ये है कि हमारा स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी के बाद भी, ग्रेजुएशन के बाद भी नहीं कर सकता। तो हम थोड़े बहुत लैग कर रहे हैं इस चीज़ों में, बट नेवरदलेस कि हम इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नासिर भाई, तारिक भाई और बहुत सारे ऐसे जो हमारे ऑफिशियल इदारे हैं आजकल जो काम कर रहे हैं। ऑन दिस नोट मैं सैयद तारिक शाह की तरफ जाना चाहूँगा और उनसे भी ये सवाल करना चाहूँगा कि क्या स्टेप्स, एक मैंडेटरी स्टेप्स लेने चाहिए करिकुलम डेवलपमेंट के लिए हुकूमत पाकिस्तान को या हुकूमत सिंध को? देखिए बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि हमें एडवांसमेंट की तरफ जाना चाहिए। और मेरे ख्याल से अब जितने भी इदारे हैं, जब छुट्टियाँ हुई हैं, सब घर पे बैठे हैं, तो उनको सोचने का मौका भी मिल रहा है कि अब हमें एजुकेशन सेक्टर को कैसे लेकर चलना चाहिए। तो हमारी सजेशंस ये रही हैं कि पहले तो हमें अपने जो मैट्रिक सिस्टम है उसके अंदर से, जैसे सही कहा उन्होंने कि रोड लर्निंग को, रटिफिकेशन को ख़त्म करना पड़ेगा। और हमारी एडवाइस जो जितने भी चेयरमैन बोर्ड्स हैं उनको स्टीयरिंग कमेटी के अंदर यही गई है कि आप जो है वो ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर बनाएं। नेक्स्ट इनटेक जब आएगा 2020-21 का, तो इससे बेहतर ये होगा कि हम ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर बनाएं। उसमें ये होगा कि बच्चों को रोड लर्निंग से हटाकर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग की तरफ लेके जाया जाएगा। इसमें टाइम लगेगा, लेकिन अगर हम इसकी तरफ स्टेप अप करेंगे तो एक बहुत अच्छा हम इम्पैक्ट ला सकते हैं अपनी सोसाइटी पे। सेकंड चीज ये है कि जहां तक करिकुलम की बात है, तो क्लास 1 to 5 तक जो करिकुलम है वो रिवाइज ऑलमोस्ट हो चुका है और वो इंशाल्लाह आने वाले फेज में लॉन्च होने वाला है। तो उसके अंदर जो शिकायत है हमारे, जो हमारी भी कंसर्न है और आवाम की भी कंसर्न है कि ये चीजें क्यों नहीं एडवांसमेंट की तरफ जाती हैं, तो इंशाल्लाह आपको नजर आएंगी। दूसरी चीज अच्छी बात ये की कि जो आजकल जो कंप्यूटर साइंस है वो शायद हिस्ट्री हो चुका है और अब हिस्ट्री के अंदर उसको डाल देना चाहिए। और अब जो नई चीजें हैं और स्कूल अडॉप्ट कर रहे हैं कि रोबोटिक्स ज्यादातर स्कूलों ने अडॉप्ट कर लिया है और नई स्किल बेस्ड जो है ना वो लर्निंग की तरफ स्कूल आ रहे हैं। मेजोरिटी नहीं आई है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता आएगी और हमें अब कंप्यूटर के अंदर स्किल बेस्ड लर्निंग की तरफ आना पड़ेगा, जो बच्चों को आगे जाकर, जैसे कहते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग जिसे कहते हैं, वो हमें इनकॉर्पोरेट अपने स्कूलों के अंदर करानी पड़ेगी, ताकि बच्चा जो है वो अपनी यंग एज से ही वो स्किल्स की तरफ फोकस करना पड़े, ताकि जब वो जॉब की तरफ जाए तो उसको ये मुश्किलात पेश ना आए जो आजकल की नई जनरेशन को आ रही हैं। तो करिकुलम रिवाइज हो रहा है और हमारी उम्मीद ये है कि जल्द से जल्द लॉन्च हो जाएगा और आप डिफरेंस आगे जाके देखेंगे। अच्छा, मेरा जी वासिफ प्लीज। जी मेरा जो है वो, क्योंकि तारिक शाह साहब आप भी और नासिर ज़ैदी साहब आप भी एजुकेशनिस्ट हैं, तो मैं जानना चाहूँगा आप दोनों से कि आप पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम से किस हद तक कंपेरेबल समझते हैं हम, और हम कितने जो है वो कंपेरेटिव हैं या कॉम्पिटिटिव हैं इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम से? देखिए, ये ज्यादा अच्छा हाईलाइट तो नासिर भाई कर लेंगे, लेकिन मैं इसमें बहुत छोटी सी चीज ये कहूंगा कि हमारा मुकाबला कहीं भी नहीं है। हम इस लीग के अंदर बहुत पीछे हैं और इंटरनेशनल की जहां बात की जाती है तो मेरे ख्याल से मैं आपको ये बताऊं कि मेरा भी टूर अमेरिका का था, जो एजुकेशनल टूर था, और वहां जाके जब मैंने चीजें देखी तो मुझे वाकईतन ये रियलाइज हुआ कि हम वाकईतन थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, जिसमें हमें बहुत ज़रूरत है कि हम एक अच्छे एनवायरनमेंट भी क्रिएट करें बच्चों के लिए और वो एजुकेशन के सिनेरियोज भी क्रिएट करें जो हम कम्पीट कर सकें। अभी हम बहुत दूर हैं, तो ये नासिर भाई ज़्यादा अच्छा बताएंगे इनकी रिसर्च इस बारे में। वासिफ, आपने शुरू में कहा था जब हम लोग ऑनलाइन नहीं गए थे कि मुश्किल सवाल नहीं पूछूंगा, लेकिन आपने पूछ लिया है, ठीक है ना? देखिए, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है उसका नाम है लम्स। हम सबको उसके ऊपर, हम बहुत ज्यादा उसके ऊपर प्राइड फील करते हैं। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस, इतने आराम से दाखिला भी नहीं होता वहाँ। आप गूगल पे लिख के देखिएगा कि जो ग्लोबल रैंकिंग है लम्स की, वो क्या है, उसकी स्टैंडिंग क्या है। देखिए, मैं खुदा न खासा क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, लेकिन हकीकत पसंदी के साथ अगर आप कभी गूगल करना चाहें, चेक करें, तो उसका नंबर है 801।
801, ठीक है ना, जो दुनिया में ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के ऊपर आपकी यूनिवर्सिटी आ रही है। अब आप ये सोचें कि पाकिस्तान पूरी दुनिया से मुकाबला कहाँ करेगा। पहले तो अपने रीजन से आप मुकाबला कर लें, एशिया पैसिफिक रीजन से आप मुकाबला कर लें, और उसके अंदर बात है जहां हम जिन जिन रेसेस में हम जाके कहीं मुकाबला कर भी सकते हैं या सोच भी सकते हैं कहीं जाके खड़े होने का, तो उसमें आपका शायद पूरे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली शायद कोई एक भी गवर्नमेंट का स्कूल ना आ सके कि वो किसी गिनती में भी आए। आप बात करें प्राइवेट स्कूल्स की, तो वहाँ आईबी सिस्टम भी फॉलो हो रहा है, सीएआई करिकुलम तो ऑलरेडी फॉलो हो रहा है, ओ लेवल स्कूल मौजूद है, कॉलेजेस भी आप देख रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में जो एजुकेशन का बेड़ा है, ये कहना गलत नहीं होगा कि ये पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठाई हुई ही प्राइवेट सेक्टर ने, ठीक है ना। गवर्नमेंट का इसके अंदर जो रोल है, आप बात करें इंटरनेशनल कंपैरिजंस की, तो उसके अंदर फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन तो हमारे मेरा ख्याल है कि किसी गिनती में है ही नहीं, किसी रेस में नहीं। अच्छा, मेरा नासिर जरीर साहब आपसे ये सवाल है कि जिस तरह आपने बात की, ये बड़ी मायूसकुन बात भी है हम लोगों के लिए कि हमारी सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी 801 पर जो है इस वक्त रैंकिंग्स में है। तो आपको ये नहीं लगता कि यही वक्त है कि आपको नेशनल एजुकेशन इमरजेंसी नाफिज करने की ज़रूरत है, वरना इस मुल्क के साथ तो पता नहीं क्या होने वाला है एजुकेशन के मैदानों में। तनहा मैं आपको बताऊं कि बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हमारे यहाँ, फिर मैं आप कहेंगे शायद मैं अपनी जो फ्रेटर्निटी है उसको डिफेंड कर रहा हूँ, मैं हकायक आपके सामने बयान कर रहा हूँ। हमारे यहाँ तो अगर घर में स्कूल खुल जाए तो उसको बंद कराने के लिए गवर्नमेंट के नुमाइंदे आ जाते हैं कि आप रेजिडेंशियल बैंकों में घर स्कूल नहीं खोल सकते, आप तालीम नहीं दे सकते। तालीम को मुश्किल बनाने के लिए कोई एफर्ट बहुत सारे डिपार्टमेंट से हमारे यहाँ छोड़ा हुआ नहीं है। पाकिस्तान में एजुकेशनल इमरजेंसी तो मेरा ख्याल है कि अगर 25-50 साल पहले लग गई होती तो शायद आज हमारा इतना बुरा हाल ना होता। अगर इस वक्त किसी दरख्त के नीचे भी बैठ के कोई आदमी पढ़ा रहा हो ना, उसको भी गवर्नमेंट को लाइसेंस देना चाहिए कि ये आप सर्टिफाइड टीचर हैं, यू आर अ टीचर, यू आर रनिंग अ स्कूल। इतना आप देखिए, गवर्नमेंट जो है ना, एज अ पॉलिसी मैटर की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट को प्राइवेट सेक्टर के लिए जो कि काम कर रहा है, उसके लिए पॉलिसीज को थोड़ा सा इजी करना पड़ेगा। तालीमी इदारों को खोलना, उनको मैनेज करना, अगर गवर्नमेंट सपोर्ट भी नहीं कर सकती तो कम से कम आपकी पॉलिसी ऐसी हो जो हमारे लिए बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल हो, ठीक है ना। आज अगर आप कहते हैं कि मैं गवादर में जाके नई इंडस्ट्री लगाना चाहता हूं, तो हुकूमत कहती है कि हम आपको 10 साल की टैक्स वेकेशन देते हैं, आप पे कोई टैक्स चार्ज नहीं हो रहा, जाइए वहां पे बिजनेस शुरू करें। भाई यही अगर पॉलिसी आप एक स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए भी रखें कि आपसे किसी किस्म की गवर्नमेंट को चार्ज नहीं लेगी। पाकिस्तान में एजुकेशन इमरजेंसी की जरूरत है। 22.8 मिलियन बच्चे एज पर पॉपुलेशन सेंसस ऑफ पाकिस्तान। मुझे तो डर है कि अगर एक्चुअली जाके काउंटिंग होगी तो रिजल्ट्स के इससे भी ज्यादा खराब ना हो जाए। तो आप इतनी बुरी पोजीशन पे खड़े हुए हैं, नेशनल इमरजेंसी ऑन एजुकेशन को तो मेरा ख्याल है कि अब लगे भी 20-25 साल हो चुके थे और ये मसला हल हो जाता, लेकिन हमें थोड़ा सा हकीकत पसंद होना है। मुझे खुशी इस बात की है कि इमरान खान साहब के दौर में लोग इन मौजूदात को टच कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें जो हमने किसी बंद कमरे में, किसी कबर्ड में फाइल रखी हुई थी और उस मौजू में बात नहीं होती थी, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को हमें ये बात को अप्रिशिएट करना चाहिए कि इस वक्त फेडरल लेवल पे भी और सिंध लेवल के ऊपर भी बहरहाल एजुकेशन के ऊपर काम शुरू हो चुका है, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कुछ बेहतर फैसले होंगे। जी। अच्छा, मैं सैयद तारिक शाह की तरफ बढ़ना चाहूँगा क्योंकि इनको कहीं और भी ज्वाइन करना है लाइव सेशन में। तो मैं तारिक भाई आपसे भी यही पूछना चाहूँगा कि नेशनल एजुकेशन इमरजेंसी का निफाज कितना इम्पोर्टेंट है इस वक्त पाकिस्तान के लिए? सर, आपका काइंडली माइक म्यूट है, तो आप उसको अनम्यूट कर लें। जी सॉरी। जी। हाँ जी, तो बहुत अच्छा सवाल है आपका कि नेशनल इमरजेंसी क्यों नहीं लगती। मैं आपको बताऊं, नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है एजुकेशन की, लेकिन वो सिर्फ पेपर पे है और प्रैक्टिकल ग्राउंड्स के अंदर उसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इस वक्त जरूरत ये है कि प्रैक्टिकली इमरजेंसी नाफिज की जाए ताकि ज्यादा अच्छे इम्पैक्ट आ सके। और ये बहुत अच्छी बात है, देखिए प्राइवेट सेक्टर को अगर गवर्नमेंट फैसिलिटेट नहीं कर सकती तो कम से कम इंकरेज करे, और इंकरेज करने के अंदर ये है कि हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, हम पे एक्स्ट्रा बर्डन ना डाला जाए, हम पे एक्स्ट्रा टैक्सेस ना लगाए जाए। प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट से कुछ नहीं चाहिए। ग्रांट एड बहुत पहले मिला करती थी, हमें नहीं चाहिए। हमें सब्सिडी भी बहुत ही मिनिमम तौर पे हमें इसलिए चाहिए कि हमें टैक्सेस वेव ऑफ कर दिए जाए, हमारे गुड्स हैं, जो एजुकेशनल आइटम कहा जाता है, उस पर सब्सिडी दे दी जाए। तो ये अगर हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी जाएंगी तो गवर्नमेंट सेक्टर आज भी अच्छा काम कर रहा है, और आगे जाके अगर ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी गई तो बहुत अच्छा काम करेगा। मैं आपको बताऊं, हमने ये तक ऑफर की है कि गवर्नमेंट स्कूल्स प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिए जाए,
हम एज अ सोशल सर्विस और वो हम टेकअप करेंगे, और गरीब बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते हम उनको पढ़ाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें टोटल कंट्रोल चाहिए उन स्कूल्स का, जो आज तक हमें नहीं मिल पा रहा। अगर गवर्नमेंट स्कूल होता है तो टीचर तक का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता। तो अगर ये सब चीजें हमें फैसिलिटेट की जाए तो प्राइवेट सेक्टर आगे और बढ़ेगा, और तालीम को फरोग देने में, जैसे नासिर भाई ने कहा, 22.5 बिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल है, उनको पढ़ाने में किरदार अदा कर सकता है। सर आप हम आपसे जो है ना इजाज़त चाहेंगे। आप थैंक यू फॉर थैंक यू सो टाइम मच। एंड एनर्जी, आप हमारे बुलावे पे यहाँ पर आए, थैंक यू सो मच। और मैं नासिर जर्दी भाई की तरफ बढ़ना चाहूँगा कि नासिर भाई, आपने जिस तरह देखा है अभी हालिया दिनों में ऑल पाकिस्तान पेरेंट्स एसोसिएशन भी देखने में आई, और उनका जो है लाहे अमल भी देखने आया, और उनको मैंने जब भी सुना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो हमेशा तनकीद के बाजार ही गर्म करते हुए उनको सुना, और वो उन्होंने लगे हाथों जो है प्राइवेट स्कूल्स को भी उन्होंने जो है ना रगड़ा, और टीचर्स को भी रगड़ा। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको बताऊं कि अगर सबसे पहले तो वालिदैन ही रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तालीमी इदारों की, असातिज़ा की, तो देखिए बच्चों के ऊपर उसका खैन पड़ जाएगा। पहली बात तो ये है। उसके बाद पेरेंट एसोसिएशन का बनना, उसका उसका वर्किंग करना, या अपने नाजायज मुतालबात के ऊपर उनकी बात करना, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन जो इसमें रिस्पेक्ट का जो एलिमेंट है वो बहरहाल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखिए पेरेंट्स बच्चे के लिए रोल मॉडल है। अगर घर में बैठ के माँ बाप आपस से बात करेंगे कि तुम्हारा स्कूल ऐसा है, या तुम्हारा स्कूल लूट रहा है, या तुम्हारा स्कूल वाले तो इस तरह से इतने अमीर हो गए स्कूल रन करके, तो वो बच्चा अगले दिन सुबह जाके अपने असातिज़ा के साथ क्या रवैया रखेगा। पहले तो हमें इसकी बात करनी चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि जो पेरेंट्स एसोसिएशंस हैं, उनसे आपके प्लेटफॉर्म से मेरी ये रिक्वेस्ट है, आज ये ऑन द रिकॉर्ड इसको रखें आप, कि आपको चाहिए जो पेरेंट्स एसोसिएशन जिनमें बहुत सारे मेंबर्स हैं, बेसिकली तो आवाम उनके साथ है बड़ी तादाद में, उनको चाहिए कि गवर्नमेंट से अपनी डिमांड्स को शुरू करें, एक कैंपेन लेकर आए कि तालीम हर बच्चे का हक है, और उस तालीम को प्रोवाइड करना सारी दुनिया में आप देखें तमाम तहजीब याफ्ता जो मुआशरे हैं उनमें जो है वो तालीम जो है वो गवर्नमेंट देती है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपका। आप जो टैक्स पे कर रहे हैं उसके अंदर एजुकेशन का एक पोर्शन मौजूद है। तो हमें चाहिए कि जो हमारी पेरेंट्स एसोसिएशन है, बजाय इसके कि वो अगर आपका जायज मुतालबा है किसी कोई प्राइवेट स्कूल अगेंस्ट द लॉ जाके आपसे कोई फीस चार्ज कर रहा है, तो आपका राइट है, आप उसकी कंप्लेन करें, लेकिन विद ड्यू जो उसका डेकोरम है, जो एसओपीज है उसके मुताबिक। लेकिन गवर्नमेंट से बहरहाल आपको चाहिए कि कैंपेन शुरू करें कि जनाब आपको कॉन्स्टिट्यूशन राइट मिलना चाहिए, तालीम फराहम करना कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आपकी गवर्नमेंट। आसिफ, आपका कोई सवाल अगर हो तो? आसिफ, आपका सवाल? जी जी, नासिर जर्दी साहब फरमाइएगा। हम ये कहते हैं कि हमें अपनी कौम को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, हमारी कौम को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। लेकिन हम एजुकेशन सिस्टम में देख रहे हैं तो हमारे यहाँ तबकाती एजुकेशन सिस्टम है। एक बच्चा जो एक बच्चा है वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, एक है जो छोटे प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, एक है जो मिडिल क्लास प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, एक है जो एलीट क्लास स्कूल में पढ़ता है। जब हम या इसको ऐसे ले लें कि एक है मदारिस या एकेडमिक पे आ जाए, तो एक है मदारिस का बच्चा, एक है मिडिल क्लास स्कूल के अंदर एजुकेशन हासिल करने वाला बच्चा, और एक है वो जो ओ लेवल्स कर रहा है। तो सर जब हमारे अंदर एक तालीमी निज़ाम नहीं होगा, जब हमारे यहाँ तबकाती तालीमी निज़ाम होगा, तो हम कैसे यूनाइटेड हो सकते हैं बीइंग अ नेशन? वासिफ आप मुझे पता है फिर उसी तरफ ले गए। असल में प्रॉब्लम ये हुई कि जब गवर्नमेंट ने आपके लिए कोई पैरामीटर नहीं सेट किया, कोई नेशनल करिकुलम हम लोग नहीं फॉलो कर पाए, एक जैसा तालीमी निज़ाम नहीं बन पाए, यही वजह थी कि प्राइवेट इदारों की आपके यहाँ मशरूबी हुई। ठीक है ना। आप ये देखिए कि आपने खुद कहा कि मदरसा सिस्टम मौजूद है, मैट्रिक सिस्टम मौजूद है, खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड है, ब्रिटिश काउंसिल करवाती है O&A लेवल जिसको हम CAIE सिस्टम कहते हैं। उसके बाद ज़ियाउद्दीन अभी बोर्ड हमने देखा पिछले दिनों वो बन गया। तो मैं आपको बताऊं इसका रीजन यही था, इसका बेसिक रीजन ये था कि गवर्नमेंट जो है वो लीड नहीं कर पा रही एजुकेशन के शोबे में। ये वजह हुई कि देखिए प्राइवेट सेक्टर ने मशहूरी की। और अब आप अगर बात करें तबकाती निज़ाम की, तो बहरहाल अगर देखिए गवर्नमेंट अपना काम ठीक से कर भी रही है, हम अब ये हम अज्यूम करते हैं थोड़ी देर के लिए कि पाकिस्तान में हाई स्टैंडर्ड के गवर्नमेंट स्कूल मौजूद है, अब हम इस प्रोजेक्शन पे बात करते हैं, इसके बाद भी पेरेंट्स के पास ये ऑप्शन मौजूद रहेगा, पूरी दुनिया में है, कि वो प्राइवेट इदारों में अपने बच्चों को अगर चाहे तो दाखिल करवाएं। अगर उनको लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो बेहतर तालीम नहीं दे पा रही, या उनके मतलब की तालीम या एज पर देयर प्रायोरिटी वो वहां नहीं मिल रही है, तो उनके पास ऑप्शन मौजूद है। लेकिन जो बात आपने कही है वो सवाल आपका उसी तरफ जा रहा है कि नेशनल करिकुलम
मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कानून में लिखा हुआ है कि आप विदाउट लाइसेंस मोटरसाइकिल नहीं राइड कर सकते, नहीं चला सकते, लेकिन आप चला तो लेते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही नेशनल करिकुलम मौजूद है। ऐसा नहीं कि नेशनल करिकुलम मौजूद नहीं है पाकिस्तान में, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। और वो सिर्फ तब होगा जब आप एजुकेशन पे इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले तारिक यही बात कह रहे थे कि ये सब देखे कहने की बातें हैं। गवर्नमेंट जो है ना, उसकी प्रायोरिटी के अंदर अगर एजुकेशन नहीं होगी तो आपका जो पूरा का पूरा फ्यूचर है पाकिस्तान का, वो स्टेक पे लगा रहेगा जैसे अभी लगा। जी, मैं पारस की तरफ जाना चाहूँगा। पारस, पहले तो ये तबकाती एजुकेशन सिस्टम के ऊपर आप बताइए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिएगा, और एजुकेशन इमरजेंसी की इस वक्त कितनी ज़रूरत है, इस पे भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिएगा। देखिए, नासिर भाई और तारिक भाई की बात को एंडोर्स करूँगा। उन्होंने सही बोला है। असल में देखें, असल प्रॉब्लम ये कि हर पेरेंट्स ये चाहता है कि अपना बच्चा जो है वो एक अच्छी एजुकेशन हासिल करे। जिसके पास जितने वसाइल होते हैं, उस तरीके से जो है वो पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को उस स्कूल के हिसाब से जो है वो एडमिशन दिलवाते हैं। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप अपने वसाइल के हिसाब से उस स्कूल में जो है जो एडमिशन दिलवाते हैं। अगर आप एक एलाइट फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप उस हिसाब से उस स्कूल में बच्चे को एडमिशन दिलाते हैं। अगर आप एक दीनी तरीके से जो अगर देखें कि जो दीनी लोग होते हैं, वो पहले अपने बच्चों को मदरसा भेजते हैं, वहाँ से पहले अपनी वो एजुकेशन हासिल करते हैं, उसके बाद जो फिर वो स्कूल्स वगैरह में जाते हैं। तो मसला ये है कि हमारे यहाँ पे इस तरीके का सिस्टम बनाया गया है, क्योंकि असल में जब आपके पास प्रॉपर गवर्नमेंट की तरफ से एजुकेशन सिस्टम का एक गाइडलाइन, एक प्रोसीजर नहीं होगा, तो प्राइवेट इदारों को ही स्टेप लेना होगा फॉर द बेटरमेंट ऑफ एजुकेशन, फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो प्राइवेट इदारे ही होंगे जो अपना पैसा, जो अपना टाइम, अपनी अपनी कीमती सांसें जो है इस पे लगाते हैं और इस चीज़ की बेटरमेंट के लिए काम करते हैं। देखिए, हर किसी का एक हक होता है प्राइवेट सेक्टर का। अगर वो 10 रुपये लगाता है, तो उसमें वो 10 रुपये में से 11 रुपये उसमें उसको 1 रुपया उसको प्रॉफिट होगा, तभी वो लगा रहा है, ठीक है ना। वो अपनी बेटरमेंट के लिए काम भी करेगा पाकिस्तान की, और अपनी बेटरमेंट के लिए भी ऑफ कोर्स काम करेगा। तो ये दोनों चीज़ें हैं जो हैं हमारे इस मुआशरे में। तो एजुकेशन डिफरेंस हुआ किस वजह से? गवर्नमेंट की वजह से। अगर गवर्नमेंट 30 साल हमारे सिंध टैक्स बोर्ड अगर इस हमारे एजुकेशन सिस्टम में अगर चेंजिंग लाता, तो प्राइवेट सेक्टर को आना पड़ता ही नहीं। अगर कराची में अगर हर गली में एक स्कूल है, क्योंकि हर मिडिल क्लास फैमिली का जो पेरेंट्स होते हैं, वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा एटलीस्ट एजुकेशन तो हासिल करे, चाहे वो किसी छोटी स्कूल में हो, चाहे वो किसी अच्छी स्कूल में हो, चाहे वो किसी अच्छी कॉलेज में हो। तो असल मसला ये है कि एजुकेशन को अगर हमें चेंज करना है, एजुकेशन को पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें पहले ये करना है कि गवर्नमेंट स्टेप ले, तो प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलैबोरेशन करे, तब जाके जो है ये डिफरेंस खत्म होगा। वरना जो है ये डिफरेंस खत्म कभी भी नहीं होगा। इसी तरीके से एलाइट और फिर गरीब तबका और इस तरीके से डिफरेंस चलता रहेगा। जी बिल्कुल। अब इसी के साथ साथ वी आर अबाउट टू एंड आवर लाइव सेशन, और मैं लास्ट कमेंट्स की तरफ जाना चाहूँगा। सर नासिर जैदी से भी मैं पूछना चाहूँगा कि सर आपको कैसा लगा हमारा शो, इस पे भी कमेंट करिएगा, और काइंडली लोगों के लिए कोई लास्ट मैसेज। देखिए, शो आपका बहुत जबरदस्त था। दीवान सनी हमारे साथ मौजूद थे, तलहा आप हैं, वासिफ हैं, और मुझे इतना अच्छा लगा कि जो आपने क्वेश्चन प्रिपेयर किए, उनमें काफी ज्यादा इंटेलेक्ट नजर आया, उसके पीछे कोई होमवर्क नजर आया। आप लोगों ने बड़ी इसके लिए मेहनत की। ये इनिशिएटिव है कि चले हम लोग लॉकडाउन में बैठे हुए, तो हमारी यूथ इतनी ज्यादा एक्टिव है कि कुछ चाहिए लोगों को एजुकेट करें। और मैं आपको बताऊं कि ड्यूरिंग द डिस्कशन हमने कुछ प्रॉब्लम्स को जरूर आइडेंटिफाई किया, लेकिन प्राइवेट सेक्टर नाउमीद नहीं है। मैं आपको बताऊं कि किसी सूरत में हम लोग नाउमीद नहीं है। और गवर्नमेंट की तरफ हम लोग इसलिए बार बार देखते हैं कि गवर्नमेंट इज द अल्टीमेट अथॉरिटी। रियासत जो है, उसका मुकाबला कोई प्राइवेट सेक्टर, कोई प्राइवेट स्कूल कर ही नहीं सकता। अगर रियासत अपने साथ हमको ऑन बोर्ड ले, पॉलिसी मेकिंग के अंदर भी ऑन बोर्ड ले, उसके बाद जो इम्प्लीमेंटेशन फेज है आपका, उसके अंदर भी ऑन बोर्ड ले, तो आपको हम स्ट्रेंथन करेंगे, आपको हम सपोर्ट करेंगे। तो आई होप कि आने वाले दिन बहुत ज्यादा बेहतर होंगे। इमरान खान साहब जब नया पाकिस्तान बनाएंगे, तो इंशाल्लाह हम भी उनकी टीम का हिस्सा होंगे। हम इसी उम्मीद से जो है वो अपना काम जारी रखें। अच्छा जी। दीवान, मैं आपसे भी लास्ट कमेंट लेना चाहूँगा हमारे सेशन के हवाले से, और लोगों के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए कोई एक लास्ट मैसेज। देखिए, पहले तो मैं नासिर भाई और वासिफ, तला, आपका शुक्रिया, और
तारिक भाई का भी शुक्रिया जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया, क्योंकि हम बहुत दिन से लॉकडाउन की वजह से कुछ सेशंस कर रहे हैं। हमने सोचा कि आज एजुकेशन जो है हमारे स्पेशलिस्ट उनको बुलाया जाए, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स का खदशा था कि हमें फीस के मामले में मसले थे और एजुकेशन के हवाले से थे। तो आज आई थिंक होप सो हमारे व्यूअर्स को और बहुत सारे पेरेंट्स को आज इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत सारे लोगों को पता चल गया होगा कि हर प्राइवेट स्कूल का ऑनर जो है वो गलत नहीं होता। कुछ चंद प्राइवेट ऑनर की वजह से सारे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस को जो है वो गलत नहीं कहा जाए। और खासकर हमारी जो मीडिया है वो खास तौर पे जो है वो प्राइवेट सेक्टर्स को हमेशा नेगेटिव पॉइंट बनाती है। आई थिंक ये बड़ी गलत चीज़ है, क्योंकि आप 4-5 प्राइवेट स्कूल की वजह से आप मल्टीपल स्कूल्स के ऑनर्स को, मल्टीपल स्कूल जो बड़ी हैं उनको आप गलत नहीं कह सकते। दूसरी ये चीज़ कि हम सारा जो है रिलाय करते हैं अपनी गवर्नमेंट पे, और मैं होपफुली हूँ इस गवर्नमेंट से, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत लगता है कि इस गवर्नमेंट में जो है वो एजुकेशन के ऊपर थोड़ा सा वर्किंग कर रहे हैं डे बाय डे, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने पीटीवी पे एक स्टार्ट किया है शो, और इस तरीके से जो है वो प्राइम मिनिस्टर का जो PIAC का एक इनिशिएटिव आया था जिसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ा रहे हैं। तो आई थिंक थोड़ा सा अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं, एजुकेशन पे थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं एज कम्पेयर टू अदर गवर्नमेंट्स जो पहले आई थी। तो होप सो अल्लाह ताला से दुआ है कि हम लोग अपने मुल्क में जो एजुकेशन सिस्टम को जो चेंजिंग लाएं, और इस तरीके से कि हम लोग अपने मुल्क की बेटरमेंट के लिए काम करें। ओके, थैंक यू सो मच। और बस इसी दुआ के साथ मैं ये एंड करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला आप सबको और पूरे पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। थैंक यू सो मच सर नासिर आपका ज्वाइन करने का, थैंक यू सो मच मिस्टर दीवान सनी आपका ज्वाइन करने का, थैंक यू सो मच सैयद तारिक शाह, वो अभी जा चुके हैं लेकिन उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच वासिफ आपका भी होस्टिंग करने का। और हमारे व्यूअर्स को आई गेस ये अच्छा लगा होगा प्रोग्राम, अगर अच्छा लगा हो तो काइंडली हमें अपनी राय से आगाह भी किएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए रिगार्डिंग दिस सेशन के हवाले से, तो उनको हम फीडबैक का जवाब दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों में से हमारे कुछ मैं आपको दिखाता हूँ, इनका मैसेज आया था। थैंक यू साजिद, आपने हमें मैसेज किया और हमें थैंक यू सो मच। नीरज, वालेकुम सलाम नीरज। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच नीरज फॉर वाचिंग आवर शो। और थैंक यू सो मच। डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ अपना इंफॉर्मेशन है सईद फारूक शाह साहब। थैंक यू सो मच फारूक भाई, थैंक यू। एंड थैंक यू अयाज मेमन साहब, जो सोशल एक्टिविस्ट एक हमारे मेमन ब्रदर्स से बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं और बहुत अच्छा मारूफ इस शहर के तमाम मसलों में जो है ना, इस शहर के बहुत सारे मसलों को उजागर करते रहते हैं और गवर्नमेंट को जो है तनकीद तो करते हैं लेकिन कंस्ट्रक्टिव तनकीद करते हैं। और हम इनका भी शुक्रिया करते हैं कि इन्होंने हमारा शो देखा और आई होप कि इनको अच्छा लगा भी होगा शो। जी बारह राइट नो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ये भी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं राशन वगैरह। आई थिंक इस तरीके से और भी हमारे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वो आई थिंक अली हैदर का भी बहुत शुक्रिया इस तरीके से, और तमाम हमारे जितने भी मेहमान हैं इनका सबका शुक्रिया। और अगेन मासिफ तला, यू आर डूइंग सच ए ग्रेट जॉब, और होपफुली इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर हम अगले किसी नेक्स्ट सेशन में फिर किसी हमारे अच्छे गेस्ट के साथ लाइव आएंगे। तब के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।